हमने पिछली क्लास के अंदर मुगल कौन थे ये बहुत बढ़िया तरीके से देख लिया था। आज हम बात करेंगे इन 3 बिंदुओं पे। सबसे पहले समझेंगे कि मुगल सैन्य अभियान कैसे हुए। हालांकि ये बात भी हमने पढ़ ली है पिछली क्लास में, जब बाबर 1494 में फरगना का शासक बनता है, किस तरह से वो काबुल पे अटैक करता है, किस तरह से वो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ता है, इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। ये सारी बातें हमारी हो गई थी पिछली हेडिंग में। आज हम बात करेंगे उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं और मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। ये 2 बिंदु हमें वो समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए मुगल सैन्य अभियान से बात को वापस थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक तो शुरू ही है, पूरा करते हैं इसको। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मुगल मूलतः भारत के नहीं थे। ठीक है, फरगना के अंदर बाबर का शासन शुरू हुआ था। फरगना वगैरह कहाँ है ये पीछे की क्लासेस में हमने बात कर ली थी, अब उस क्लासेस को देख लेना। वहां से मुगलों ने भारत की ओर अभियान शुरू किए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाबर स्वयं को तुर्कों से जोड़ना पसंद करता था। तुर्कों में ये तैमूरलंग के पीढ़ी से व्यक्ति थे, और आपको पता है कि तैमूरलंग ने 1398 में दिल्ली पर अधिकार किया था और भारत को बहुत बुरी तरह से उत्तरी भारत को रौंदा था। तो बाबर ये मानता था कि भारत उसके पूर्वजों की विरासत है, भारत उसके पूर्वजों की विरासत है, ऐसा बाबर सोचता था। और बाबर मानता था कि इस भारत का एक कायदे से मैं ही इसका मेन शासक हूं, मैं ही इसका मेन उत्तराधिकारी हूं। बाबर के मस्तिष्क में ये बात थी, और ये बाबर को उसके पारिवारिक लोगों ने बताई थी। तो बाबर भारत को अपनी संपत्ति के तौर पे देखता था, अपनी सल्तनत के तौर पे देखता था, और इस कारण बाबर की दृष्टि है वो भारत पर थी। और इस हेतु बाबर ने कई सारे सैन्य अभियान भारत की ओर किए, और अल्टीमेटली 1526 के अंदर जैसे ही पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया, उसके साथ ही बाबर सफल हुआ, और बाबर भारत को एक प्रकार से यूं समझिए कि उसकी भाषा में मैं बात करूं तो वापस पाने में सफल रहा, और वो भारत का शासक बन गया, मुगल राज्य का एक प्रकार से संस्थापक बना। और ये लोग जब अभियान पे आए तो इन मुगलों की फौज जो थी वो कुछ इस तरह से आती थी। मतलब मुगलों ने मध्य एशिया में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी थी कि उनको युद्धों की हर प्रकार की पद्धति की जानकारी थी, चाहे वो तुलुगमा पद्धति हो, चाहे वो बंदूकों से लड़ना हो, बारूदों से लड़ना हो, चाहे तीर कमान से लड़ना हो, चाहे वो आपकी उस्मानिया पद्धति के बेस पे तोपों को सजाना हो, युद्ध की सभी प्रकार की तीरंदाज वगैरह, युद्ध की सभी प्रकार की पद्धतियों से बाबर परिचित था, क्योंकि उसने अपने आरंभिक जीवन में खूब सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। और यही कारण था कि जब खानवा में महाराणा सांगा की पराजय हुई, तो उस पराजय के पीछे यही कारण बताया जाता है कि बाबर की नवीन युद्ध पद्धतियां, तुलुगमा जैसी युद्ध पद्धतियों को राजपूत समझ ही नहीं पाए थे कि ये हो क्या रहा है उनके साथ में। तो मुगलों के जो सैन्य अभियान थे वो बेसिकली आपके इस तरह से हाथियों पे आती थी सेनाएं, ऊपर ये शासक रहते थे, पीछे घोड़े भी होते थे, तोपें भी होती थी, सभी प्रकार से चीजें की जाती थी। और 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल भी इन्होंने ही किया था। हालांकि बीजापुर और बहमनी और विजयनगर के क्षेत्रों में भारत में पहली बार यूं कहिए कि बारूद का प्रयोग किया गया था, लेकिन उत्तरी भारत की अगर अपन बात करेंगे तो पानीपत की लड़ाई में तोप और गोलाबारी का प्रयोग है वो भारत में कई एक प्रभावी तौर पे किया गया था 16वीं शताब्दी में। इससे पहले की अगर बात करेंगे तो वो आपके बहमनी और वहाँ पे है वो किया गया था, जिसको मैंने बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में पढ़ाया भी है। ये तोपें थी, इन तोपों को उस्मानी पद्धति से सजाया जाता था
और इन सारे नई नई सैन्य तकनीकियों के जरिए जो सैन्य अभियान हुए, इन अभियानों को अगर आप देखोगे तो पहले एनसीईआरटी ने ये पूरी टेबल दे रखी थी। वो नई 2025 की जो एनसीईआरटी आई 24-25 की, उसमें ये टेबल हटा दी है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में है, तो वो टेबल मैं लेके आया हूँ। मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको समझाना चाहूँगा, फिर अपन लास्ट पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है कि ये शासकों के नाम और इनके मुख्य मुख्य अभियान लिखे हैं। बाबर का नाम लिखा है पहले, सबसे पहले, जिसने 1526 से लेकर और 1530 तक शासन किया। मुगल सम्राट और इनके प्रमुख अभियान, चूंकि ये टॉपिक ही अभियानों का है तो इसमें अभियानों की पूरी लिस्ट दी हुई है। मैं आपको बता दूं 24-25 की एनसीईआरटी ने हटा दी है ये लिस्ट है, लेकिन इससे जो पहले थी उसमें, क्योंकि आपको पता है पिछले 1-2 वर्षों में एनसीईआरटी में कई सारे पोर्शन हटाए हैं और कई सारे नए पोर्शन ऐड किए हैं। तो जब ये खबरें आती हैं अखबार में तो कई बार बच्चे बड़े बाल मन से, बड़े मासूमियत भरा प्रश्न पूछते हैं कि सर मुगल काल का ये पॉइंट हटा दिया है क्या, अब भी हमें पढ़ना पड़ेगा। मैं देखो एनसीईआरटी ने हटाया है, लेकिन आरपीएससी, यूपीएससी, यूजीसी वगैरह इसने थोड़ी हटाया है, और वो कभी हटाएंगे भी नहीं, क्योंकि मानो या न मानो लेकिन मध्यकाल में मुगल और सल्तनत काल सबसे बड़े यूं कहिए कि वंशों के तौर पे थे, शासन पद्धतियों में सबसे आगे रहे हैं वो, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, तो वो कभी नहीं हटेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में तो क्या है कि आइडियोलॉजी की बेस पे छोटी मोटी चीजें होती रहती है। अब जो हटेगा वो भी हमें याद करना पड़ता है, क्योंकि वो सच्चाई है, और जो जुड़ता है वो भी हमें याद करना पड़ता है। तो मैंने फिर क्या किया, जो हटा है वो भी ऐड कर रखा है और जुड़ा हुआ वो तो ऐड है ही है। इससे क्या होगा कि हम अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। अब इस टेबल में है कुछ नहीं, आरंभिक जो 1707 तक मेन 6 शासक हुए, बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, शाहजहां हुआ, औरंगजेब हुआ। इन 6 शासकों के 2-2, 3-3 मेन अभियान लिखे हुए हैं। बस ये अभियान क्यों लिखे हैं, ये खाली अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए। और ये हेडिंग क्यों दी, ये हेडिंग इसलिए दी कि जब बाबर आया था तो उसके पास छोटा क्षेत्र था, फिर धीरे धीरे इन अभियानों के जरिए लगभग भारत का अधिकांश हिस्सा मुगलों के अधीन हो गया था। तो कैसे हुआ वही बात इसमें लिखी गई है। दूसरा, इस टेबल को क्यों ऐड किया हुआ है, क्योंकि मुगलों के अंदर जो उत्तराधिकारी परंपरा थी वो तुर्कों के पैटर्न पर आधारित थी, ठीक है, सहदायाद प्रणाली जैसे हम कहते हैं, अर्थात राजा का ज्येष्ठ पुत्र शासक हो ये जरूरी नहीं था। मुगलों की परंपरा ये थी कि अपने भाइयों में राज्य का बंटवारा करना, और इसी कारण मुगलों के अंदर राजकुमारों ने खूब विद्रोह किए। तो उस राजकुमारों के विद्रोह को समझाने के लिए भी ये टेबल ऐड की एनसीईआरटी ने। अब जो भी ये रेड पेन में लिखे हुए ये एज इट इज स्क्रीनशॉट ही लिया मैंने, रेड पेन में भी एनसीईआरटी ने लिखा है। ये जितने भी रेड पेन में लिखे हुए हैं ये सारे के सारे भाइयों के विद्रोह है। मतलब ये हुआ कि उत्तराधिकार के लिए संघर्ष है, और अकबर के भाइयों ने विद्रोह किया, हुमायूं ने अस्करी, हिंदाल और कामरान के बीच में राज्य बांटा तो ये विद्रोह हुआ था, और ये सारा विद्रोह कंटिन्यूसली चलता रहा। तो हुमायूं के काल में विद्रोह चला, फिर अकबर का शासन शुरू हुआ तो जहांगीर ने विद्रोह किया, अकबर के काल में सलीम का विद्रोह आता है, फिर जहांगीर के काल में खुर्रम का विद्रोह आता है, उसके बाद में शाहजहां के बाद में तो जबरदस्त उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था औरंगजेब, दारा सिको, मुराद और इनके बीच में। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में भी, औरंगजेब के काल में भी अकबर द्वितीय ने विद्रोह किया था। तो राजकुमारों की विद्रोह चलते रहे, ठीक है। तो ये उत्तराधिकारी की परंपराएं जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट में भी, इस बिंदु में हमें कई उदाहरण देखने पड़ते हैं कि उत्तराधिकार की क्या परंपराएं थी और भाइयों में नाराजगियां क्यों होती थी, भाई विद्रोह क्यों करते थे। तो उसके साथ में एक थोड़ा थोड़ा इन्होंने है वो उदाहरण भी हमें समझ में आ जाएगा। तो ये टेबल पहले थी 7वीं कक्षा के अंदर, अभी मैं जस्ट नई देख रहा था कल, तो मुझे वो टेबल नहीं मिली। तो मेरी टीम ने जब ये पीपीटी बनाई, टीम पीपीटी बनाती है, तो ये टेबल्स थी नहीं,
मैं मेरे होमवर्क अलग करता हूँ, मेरी किताब है घर पे रखी हुई और उसमें मैं मेरा होमवर्क करता हूँ। तो मैंने होमवर्क में ये टेबल देखी थी, फिर जब पीपीटी यहाँ पे देखी तो उसमें ये टेबल थी नहीं। तो मैंने उनको पूछा भाई टेबल क्यों नहीं है, तो सर वो जो एनसीईआरटी है नई वाली उसमें ये है नहीं। फिर मैंने वो पुराने वाली डाउनलोड करके उनको भेजी और उसमें उन्होंने लेके वापस एसपीपीटी को डिज़ाइन किया। तो तब मुझे पता चला कि ये गवर्नमेंट ने हटा दिया है। लेकिन गवर्नमेंट ने हटाया इसका लिए नहीं अपने कंपटीशन में भी हटेगा। ठीक है, 7वीं कक्षा का कोई बच्चा है तो भले मत पढ़े इसको, लेकिन आगे उसको पढ़ना ही पड़ेगा किसी न किसी फेज पे। तो चलो अब अपन इसको समझते हैं। देखो ये है बाबर, 1526 से लेकर 30 तक बाबर शासन करता है। बाबर के काल के 4 युद्ध बड़े महत्वपूर्ण हैं, आपको ही पता है। सबसे पहला युद्ध जो हुआ वो हुआ पानीपत का, जो कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध हुआ, और इसी युद्ध से मुगल सत्ता स्थापित हुई थी। और सल्तनत की सत्ता का हो या लोदी वंश की सत्ता का हो या प्रथम अफगान राजवंश की सत्ता का हो, वो समाप्त हुई थी। तो पहला यही लिखा हुआ है कि 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थक हारे। ठीक है, ये पहली लड़ाई थी बाबर की, महत्वपूर्ण लड़ाई जिसे आप कह सकते हो। पानीपत में 3 लड़ाइयां लड़ी गई। दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी अकबर हेमू के बीच में। तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी मराठा और अहमद शाह अब्दाली और उनके बीच में। बाबर ने दूसरी जो मुख्य लड़ाई लड़ी वो उसकी दूसरा जो प्रमुख चुनौती थी वो थी आपकी मेवाड़, और वहां पे महाराणा सांगा का शासन था। तो सांगा के विरुद्ध लड़ी थी 1527 में, ये खानवा का युद्ध था और ये हारे थे। और इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में, राजपूतों का सपोर्ट किसने किया था? वो किया था अफगानियों ने। ये बात मैंने आपको पिछले क्लास में बताई है और आगे ये बातें और चलती रहेगी। तीसरी जो लड़ाई लड़ी वो थी मैदिनी राय के विरुद्ध। 1528 में आपके चंदेरी में युद्ध हुआ था। मैदिनी राय ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का समर्थन किया था, तो फिर इसने आगे अभियान करके और मैदिनी राय को पराजित किया था। किसको? मैदिनी राय को। तो आप क्या करोगे, शॉर्ट में ये लिख लोगे। और शॉर्ट में कैसे लिखना है? बाबर का नाम लिख लो 1526 से 1530 और फिर जैसे यूं कर लो, ये बाबर लिख लिया, फिर ऐसे कर लेना एक बिंदु, इसमें लिख लेना 1526 में ये पानीपत का युद्ध, ऐसे करके दूसरा बिंदु 1527 खानवा का युद्ध, तीसरा बिंदु 1528 चंदेरी का युद्ध और चौथा बिंदु 1529, और ये चला जाएगा आपके घाघरा का युद्ध जिसमें आपके अफगानियों को पराजित किया था। तो 4 युद्ध में लड़े गए थे। और अपनी मृत्यु से पहले बाबर के काल में दिल्ली और आगरा मुगल नियंत्रण में आ गए थे, बाकी बहुत बड़ा इलाका अभी तक मुगलों के पास में नहीं था। तो जब बाबर ने शासन किया तो बाबर के समय तक दिल्ली और आगरा तक का जो क्षेत्र था ये मुगलों के अधीन आ गया था, इससे अधिक क्षेत्र नहीं था। उस समय मुगलों के सामने कई चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती अफगानियों की थी, क्योंकि अफगानियों को पराजित करके ही मुगल सत्ता स्थापित हुई थी। दूसरी राजपूतों की थी, मेवाड़ियों की, क्योंकि राजपूतों का और अफगानियों का गठबंधन बन गया था मुगलों के खिलाफ। तो ये बाबर ने जो 4 युद्ध लड़े, तो 4 युद्ध है वो 2 राजपूतों के खिलाफ थे, खानवा और चंदेरी का, और 2 युद्ध पानीपत का और आपके घाघरा का युद्ध जो बंगाल में लड़ा गया, जिसे हम भारत का एक ऐसा युद्ध मानते हैं जो जल व थल दोनों में लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध और आपके पानीपत, ये 2 अफगानियों के खिलाफ लड़े और खानवा और चंदेरी राजपूतों के खिलाफ लड़े। 4 लड़ाइयां लड़ी गई और फिर बाबर की 1530 में डेथ हो गई। बाबर की डेथ के बाद में शासक कौन बना? हुमायूं बना। हुमायूं का शासनकाल जो था वो आपके 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक सेकंड, इसको अपन इस प्रकार के पेन से ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, इसको आप समझिए अच्छे से। हुमायूं का शासनकाल 2 भागों में बांटा जाता है। एक 1530 से 40 के बीच में बाबर ने मरते वक्त हुमायूं को कहा था कि बाकी तो सब ठीक है, अफगानियों का विशेष तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि अफगानी हमारे परम शत्रु हैं और ये कभी भी अपने राज्य को, मतलब मुगल सत्ता को समाप्त कर सकते हैं। और स्पेशली शेर खान, जिसे अपन शेर शाह सूरी कहते हैं, वो पहले बाबर की सेना में ही था
और बड़ा चतुर व्यक्ति था। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगाह किया था कि इस व्यक्ति का ध्यान रखना, क्योंकि ये व्यक्ति कभी भी घात कर सकता है। और अफगानी क्यों शत्रु थे मुगलों के, ये बात मैंने आपको बहुत पहले क्लास में बता दी थी। सल्तनत काल से आप सारी क्लासें देखी हैं तो आपको ये बात पता है। अब देखिए, हुमायूं ने जैसी शासन सत्ता संभाली, उसने सबसे पहले क्या काम किया, तुर्क परंपरा के अनुसार हुमायूं ने दो बड़ी गलतियां करी। पहली गलती ये करी कि तुर्क परंपरा के अनुसार बाबर का जो राज्य था, जो उसको विरासत में मिला था, उसको अपने भाइयों में बांटा। इसके भाई कौन थे? एक कामरान था, कामरान था, ठीक है, कामरान, अस्करी, हिंदाल व हुमायूं, ये भाई थे इसके। हालांकि अपन इतना डिटेल में क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि फिर एनसीईआरटी अपनी मौलिकता खो देती है, तो हम वही बात कर रहे हैं जो है, लेकिन छोटा छोटा मैं आपको एक्स्ट्रा बताता रहूंगा। अब सबसे पहले इसने अपनी वसीयत को है वो बंटवारा कर दिया, और बंटवारा करने का परिणाम ये निकला कि संतुष्ट कोई हुआ नहीं और विद्रोह हुए। और कामरान ने, आपको पता है कि यूं कहिए कि विद्रोह कर दिया, और कामरान को के दमन के लिए, कामरान को एक प्रकार से रोकने के लिए हुमायूं का पूरा ध्यान कामरान पे पड़ा रहा। और कामरान पे ध्यान रहने के का परिणाम क्या निकला कि हुमायूं अफगानियों पर विशेष ध्यान नहीं दे पाया, जो कि सबसे बड़े शत्रु थे इसके। और उसका परिणाम क्या निकला, शेर शाह सूरी के नेतृत्व में, या आप यूं कहिए शेर खान के नेतृत्व में, अफगानी इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने हुमायूं को चौसा व कन्नौज के युद्धों में 1539 व 40 के इन युद्धों में हुमायूं को बहुत बुरी तरह से पराजित किया। इन दोनों युद्धों में शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया, और कन्नौज की लड़ाई के बाद में हुमायूं जान बचा के भागता है। आपको पता है हुमायूं जान बचा के भागता है। ये किसके कारण हुआ? ये कामरान के कारण हुआ। हुमायूं का ध्यान कामरान पे पड़ा रहा, कामरान इसका भाई था, और पीछे शेर खान मजबूत हो गया, उसने कन्नौज, चौसा और कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को पराजित किया। और हुमायूं आपके कन्नौज की लड़ाई में, कन्नौज गंगा नदी के किनारे, तो वहां से भागता है हुमायूं। और एक भिस्ती था जिसका नाम निजाम सिक्का था, निजाम सिक्का ने हुमायूं की जान बचाई, क्योंकि हुमायूं को तैरना नहीं आता था। और उसके बदले कहते हैं कि हुमायूं ने निजाम सिक्का से वादा किया था कि जब मैं वापस शासक बनूंगा तो तुझे एक दिन का राजा बना दूंगा। और हुमायूं जब वापस 1555 में शासक बना तो कहते हैं कि एक दिन का उसको राजा बनाया निजाम सिक्का को, और निजाम सिक्का ने चमड़े के सिक्के चलाए एक दिन में। तो कहते हैं कि भारत में पहली बार चमड़े के सिक्के किसने चलाए, तब उत्तर आता है कि निजाम सिक्का ने चलाए। निजाम एक बेस्ती था, बेस्ती का मतलब नाविक, नाव चलाने वाला, और इसने चमड़े के सिक्के चलाए, और इस व्यक्ति ने हुमायूं की जान बचाई थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हुमायूं जान बचा के भागा था। जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो आता है कि उस समय मालदेव ने हुमायूं के पास संदेश भिजवाया था, इनके दूत आदान प्रदान हुए थे, और मालदेव ने कहा था, मालदेव मारवाड़ के राठौड़ शासक थे, तो मालदेव ने कहा भी था, चंद्रसेन, उदय सिंह और इनके पिताजी थे, इन्होंने कहा भी था कि आपको मैं शरण दे सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ। और अगर उस समय हुमायूं मालदेव के ऊपर भरोसा कर लेता तो दोनों मिलकर शेर खान को पराजित कर सकते थे। हुमायूं ने मालदेव के ऊपर भरोसा नहीं किया, ये भी हुमायूं की गलती मानी जाती है। हुमायूं को शक था कि कहीं ये लोग मिल गए और मेरे को गिरफ्तार करवा दिया तो मामला खत्म हो जाएगा। और फिर मालदेव गिरी सुमेल के युद्ध में शेर शाह सूरी से लड़ा था, और उस युद्ध में विश्वासघात होता है, जैतार कुंपा के ऊपर अविश्वास किया जाता है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, और गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव पराजित हुए थे। हालांकि कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली। शेर शाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत को देता, और मुट्ठी भर बाजरे का मतलब जोधपुर से मुट्ठी भर बाजरे जैसा ही टैक्स आता था, कोई बहुत अधिक आता नहीं था। अब हुमायूं ने मालदेव पे भरोसा नहीं किया और हुमायूं यहाँ से भाग गया।
यहाँ से अमरकोट होते हुए ईरान के शासक जो थे, सफी वंश के शासक शाह तहमाशप नाम था उसका, शाह तहमाशप, ये ईरान के शाह का नाम था। तो ये हुमायूं जो है वो ईरान के शाह के पास शेर खान के विरुद्ध मदद के लिए जाता है, और रास्ते में ही कहते अमरकोट में रुका और वहीं अपनी बेगम को छोड़ा था, और वहीं पे अकबर का जन्म हुआ था, अमरकोट के अंदर। वो बातें अलग होगी, मैं वापस हुमायूं पे आता हूँ। अब हुमायूं कहाँ पहुंचा? ईरान के शासक शाह तहमाशप की यहाँ पे पहुंचता है, और इससे मदद ली गई। उसको कहा गया कि अगर आप हमारी मदद करते हैं तो हम आपको नॉर्थ ईस्ट के, वेस्ट के जो इलाके हैं, काबुल, कंधार वगैरह, इनका एक बड़ा हिस्सा आपको दे देंगे। इसके बदले शाह ने हुमायूं की हेल्प की। हुमायूं शाह की सहायता के साथ है वो वापस आता है, और जब तक हुमायूं वापस आता है शेर खान की मृत्यु हो जाती है। पीछे सिकंदर शाह, सूरन वगैरह बहुत कमज़ोर शासक थे, कोई आदिल शाह, कोई बहुत मजबूत शासक नहीं थे, और उनको आपके पंजाब के आसपास उनको पराजित किया। और पराजित करके के बाद मच्छीवाड़ा के युद्ध में, सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने अफगानियों को पराजित किया, और 1555 में दिल्ली पर वापस मुगल सत्ता स्थापित की। क्योंकि 1540 में मुगल सत्ता को अफगानियों ने समाप्त करके और सूर वंश स्थापित कर लिया था, जैसे द्वितीय अफगान वंश कहते हैं। ये बदला पूरा हुआ माना जाता है। हुमायूं ने 1555 में वापस शासन शुरू किया, और 1556 के अंदर दीनपना के पुस्तकालय में, दीनपना हुमायूं ने बनाया था, और उसकी सीढ़ियों में फिसल कर गिर जाता है, हुमायूं की डेथ हो जाती है। इस पर लैनपुर लिखता है कि हुमायूं जिंदगी भर भटकता रहा और लड़खड़ाता रहा, और अंत में सीढ़ियों से लड़खड़ा के मर गया। तो हुमायूं ने कोई बहुत अधिक शासन नहीं किया अच्छे से, ठीक है। उसने जो है वो आपके शाह की सहायता से दिल्ली पर वापस मुगल सत्ता जो है वो स्थापित की, और एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो पॉइंट है ये हुमायूं का था। तो 4 युद्ध बाबर के, हुमायूं में ये शाह तहमाशप, ये थोड़ा सा अगर आप लिख सकते हो तो लिख लेना। ये मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा संक्षिप्त में दिया हुआ है। अब हुमायूं की डेथ हो गई 1555 में, और हुमायूं की डेथ के साथ ही अकबर शासक बना, जिसके काल में हम देखते हैं कि मुगलों का सबसे अधिक विस्तार माना जाता है। अब देखिए 1556 से लेकर और 1605 तक अकबर का शासन रहा, ठीक है। देखिए मैं इस कहानी के फॉर्मेट में 6 शासकों को संक्षिप्त में समझाना चाह रहा हूं। तो देखिए मुगल अभियानों में हमने बाबर और हुमायूं देख लिया। अब तीसरे नंबर पे आता है अकबर। अकबर जब शासक बना उस समय इसकी आयु महज 13 वर्ष थी, ठीक है। और 13 वर्ष की उम्र के अंदर शासक बनेगा कोई व्यक्ति, तो आपको पता है कि वो इतना योग्य नहीं होगा। 13 साल बड़ी छोटी सी उम्र होती है। आजकल तो हम 30-35 साल तक तो कंपटीशन की भी तैयारी कर लेते हैं। 13 साल में तो क्या होता है, आजकल 13 साल के अंदर आपकी 6ठी-7वीं कक्षा भी पास नहीं हो पाती। उस उम्र में बाबर को अकबर शासक बनता है। तो इसकी सहायता के लिए बैराम खान का संरक्षण था, हालांकि लिखा हुआ पड़ा बैराम खान। तो बैराम खान के संरक्षण में शासक बना। संरक्षण का मतलब होता है कि सारा कुछ जो है वो बैराम खान की परामर्श से किया जाने लगा, क्योंकि ये बहुत छोटा था उस समय उम्र में। और इस समय जब अकबर शासक बना उससे थोड़ा सा पहले 1556 के अंदर हेमू अफगानियों का सेनापति था, और हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो पानीपत की लड़ाई इनके बीच में, पानीपत सेकंड हुआ, जिसमें एक तरफ अकबर बैराम खान थे और वर्सेस दूसरी तरफ आपके हेमू था, जो कि आदिल शाह का सेनापति था, अफगानियों का सेनापति था। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और अकबर जीत जाता है, हेमू का सिर काट दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली पर अधिकार करने का ये हिंदुओं का आखिरी प्रयास था। वैसे ये गलत भी है, क्योंकि हिंदू था, हेमू हिंदू जरूर था, रेवाड़ी का बढ़िया था, मगर सेनापति वो अफगानियों का था। मिला कुछ भी नहीं, और पानीपत की द्वितीय लड़ाई में अकबर ने अफगानियों को पराजित किया। हेमू के नेतृत्व में अफगानी आए थे, और इस युद्ध में सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो बैराम खान की थी। तो इस जीत के साथ ही ये लड़ाई हुई थी 5 नवंबर
डेट शायद 5 नवंबर है 1556 को। इस जीत के साथ ही अकबर का शासन शुरू होता है और असीरगढ़ में अकबर की डेथ होती है, तब तक ये शासन चलता रहता है। अब देखो हुआ क्या। अकबर के शासनकाल को देखोगे तो हम मोटे तौर पे उसको 3 भागों में बांट देते हैं। पहला जो भाग था वो पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। पेटीकोट गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि अकबर छोटा था और राज्य रनिवास की और राज दरबार की महिलाओं से घिरा हुआ था, जिसमें इसकी माँ भी थी, बुआ भी थी, नानी भी थी, बहुत सारी थी। और इस वजह से वो वही इतना ही कर पाता था जितना है वो महिलाएं करवाती थी। गजब प्रभाव था शासन में, इसलिए उसको पेटीकोट सरकार के नाम से हम किताबों में पढ़ते हैं। और बहुत अधिक जब हस्तक्षेप देखा अकबर ने, तब अकबर को यह हस्तक्षेप बिल्कुल ठीक नहीं लगा और इसने पेटीकोट शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। बैराम खान को यहाँ से निकाला। हालांकि बैराम खान के जाने के बाद ही पेटीकोट शासन शुरू हुआ था। बैराम खान का हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ने के बाद बैराम खान को कुछ विकल्प रखे कि या तो मक्का मदीना चला जा, या फिर आप किसी प्रांत के प्रांतपति बन जाओ, या सलाहकार मंडल में चले जाओ। इसने मक्का मदीना जाने का निर्णय लिया। रास्ते में बैराम खान की हत्या हो गई और वो जो अब्दुल रहीम खान खाना था वो इसी का बेटा था। तो बैराम खान के जाने के बाद पेटीकोट शासन शुरू हो चुका था। वो भी थोड़े समय रहा, उसके बाद उसको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब इसके शासन को 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला 1556 से 1570 तक, छोटी आयु थी, दूसरे लोगों का प्रभाव था इस समय, और इस समय आपकी इस समय तक सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्य, इनके कई सारे विद्रोह इस समय चल रहे थे, क्योंकि नया नया शासन जब स्थापित होता है तो उसके सामने कई सारी चुनौतियां होती है। तो इसके सामने भी चुनौतियां थी। एक तो ये अफगान थे, है ना, सूरी अफगानी था, और इसके साथ साथ इसके जो भाई थे, सौतेला भाई मिर्जा हाकिम था, और इसके अलावा भी कई सारे उज़्बेक थे। तो इन सब ने विद्रोह कर दिए थे। तो इस काल में ये विद्रोहों का दमन करने में चला गया। तो 1570 तक विद्रोह में दमन किए। 2 यहाँ पे बढ़िया अभियान कर लिए। एक 1568 में सिसोदियों के राजधानी हुआ था चित्तौड़ पे, और 1569 में रणथंभौर पे अभियान किया गया। तो 1556 से 70 के बीच में कुछ विशेष नहीं किया। मेवाड़ के खिलाफ अभियान किए। इसके अलावा इसने है वो जो भाइयों के विद्रोह हुए, मिर्जा हाकिम का विद्रोह हो, चाहे उज़्बेकों का विद्रोह हो, चाहे अफगानियों के विद्रोह हो, इन सभी विद्रोहों का दमन करने का काम किया था। उसके बाद में जो दूसरा पीरियड शुरू होता है वो था 1570 से 1585 के बीच में, और इस समय गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुआ, और फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो कई सारे सैन्य अभियान करके, मतलब पहले चरण में जहां आप देखते हो कि विद्रोह के दमन होते हैं, तो दूसरे चरण में साम्राज्य विस्तार का काम किया जाता है अकबर के द्वारा, और तीसरे चरण में भी साम्राज्य विस्तार ही होता है। ठीक है, और इस दूसरे चरण में मिर्जा हाकिम का फिर विद्रोह होता है, और ये विद्रोह भी काफी जटिल विद्रोह था। अब आता तीसरा चरण 1585 से 1605 तक। इस चरण में एक विद्रोह था, वो था अपने बेटे जहांगीर का, सलीम का विद्रोह। क्योंकि सलीम का जो विद्रोह था उसमें स्पष्ट था कि अकबर नहीं चाहता था कि सलीम शासक बने। जयपुर के मान सिंह ने भी यही सलाह दी थी कि अकबर को भाई जहांगीर को शासक नहीं बनाना, इसके बदले जहांगीर के बेटे शाहजहां को, खुर्रम को शासक बना देते। हालांकि राय सिंह ने जहांगीर का साथ दिया था, लेकिन कछुआ मान सिंह ने अकबर को है वो जहांगीर के खिलाफ बढ़ाया था। तो वहां पे इस समय एक सलीम का विद्रोह जरूर हुआ था। बाकी इस समय बड़ा विद्रोह नहीं था। तो अकबर ने साम्राज्य विस्तार, आपके कश्मीर, काबुल, कंधार, इन क्षेत्रों तक अकबर ने साम्राज्य विस्तार का काम किया था। तो साम्राज्य विस्तार का काम हुआ। इसमें आप देख सकते हो कि कंधार पर कब्जा किया इन्होंने, और इसके साथ साथ कश्मीर को भी जोड़ दिया गया। इसके साथ साथ इन्होंने, मिर्जा हाकिम की मृत्यु हो गई थी तो फिर इसने काबुल पर भी अधिकार कर लिया था। दक्कन में भी अभियान इस समय शुरू कर दिए गए थे, जिसके कारण को दक्कन से बरार, खानदेश, अहमदनगर मिल गए थे। इस समय विद्रोह कोई हुआ तो वो किसका हुआ था? सलीम का विद्रोह। ये तीसरे चरण की बात है। आप इसको लिखोगे कैसे? आप ऐसे लिखना, जैसे यहाँ अकबर लिख लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे कैसे
जैसे स्टार यूं डाल के, तीर डाल के, और ये जो घटनाएं मैंने अंडरलाइन की है इनको आप संक्षिप्त में उतार देना बढ़िया तरीके से, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं दूर भी हो रहा हूँ, हाई क्वालिटी में वीडियो जाएगा तो दिख भी जाएगा, समस्या नहीं है। 1605 में असीरगढ़ के अंदर अकबर की डेथ हो गई। कहाँ पे? असीरगढ़ में अकबर की डेथ हो जाती है। और अकबर की डेथ के बाद शासक कौन बना? जहांगीर बना। और फिर 1605 से लेकर, और एक मिनट मैं फिर दूर हो जाता हूँ, 1605 से लेकर और 1627 के बीच में किसका शासन रहता है? जहांगीर का। बस ये जो टेबल है, ये टेबल जो 1707 तक के मेन मुगल शासक थे उन्हीं के बारे में हमें जानकारी देती है। तो इससे हमारी मुगलों ने शासन कितना किया, कौन से मेन शासक हुए, वो एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी, जिसका उपयोग कहाँ तक हो सकता है? सेकंड ग्रेड की परीक्षा तक हो सकता है। अध्यापक में एक, आपको पता है L1 में एक आता है ये टॉपिक, वहाँ पे ये काम आ जाएगा। L2 सामाजिक में मुगल काम आ जाएगा, ये सेकंड ग्रेड में मुगल में काम आ जाएगा। तो सेकंड ग्रेड तक तो बढ़िया काम का, फर्स्ट ग्रेड में तो हमें थोड़ा डेप्थ में चाहिए, सेकंड ग्रेड तक काम का ये टॉपिक। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यूपीएससी में बहुत अधिक हार्ड प्रश्न नहीं आता मुगलों का, वहाँ पे भी ये काम का है। और बाकी केवी वगैरह में तो इनके ही प्रश्न आते हैं, यहीं से आती लाइनें, तो सब जगह मोटा मोटा काम का है। थोड़ा फर्स्ट ग्रेड में गहराई ज़्यादा है, तो फर्स्ट ग्रेड वालों को तो खैर इसके अलावा भी खूब पढ़ना पड़ता है। मैंने फर्स्ट ग्रेड के बैच में यही मुगल लगभग 80 क्लास में करवाया है, हाथ से लिख लिख के, तो आपको पता वो थोड़ा डिटेल में भी होता है। अब देखिए, अब जहांगीर का शासन शुरू हुआ। जहांगीर को सलीम कहते थे। जहांगीर थोड़ा सा नशेड़ी टाइप का व्यक्ति था, नशा करता था और नशे में डूबा रहता था, शराब में, अफीम में। इस वजह से जहांगीर कोई विशेष काम नहीं कर पाया। जहांगीर के काल में जहांगीर के ऊपर नूरजहां का पूरा प्रभाव था। शासन के सारे काम नूरजहां करती थी। नूरजहां ने अपना एक गुट बना रखा था। सील राज्य की नूरजहां के पास रहती थी। किसको अपॉइंट करना है, किसको हटाना है, सब कुछ नूरजहां करती थी। और जहांगीर तो आपके नशा वशा करके आराम से रेस्ट करता था, और जिसका परिणाम ये निकला कि जहांगीर को कुछ नहीं पता था कि राज्य में क्या हो रहा है। तो जहांगीर का काल जो था, इस समय नूरजहां जुंटा बहुत भारी था। नूरजहां, इसको जुंटा कह सकते हो, इसे नूरजहां गुट भी कह सकते हो, दल कह सकते हो। और शासन की सारी जो कार्य थे ये नूरजहां संपादित करती थी। ठीक है, तो नूरजहां ने एक प्रकार से यूं कहिए कि शासन को इस तरह से कर रखा था कि जहांगीर को पता ही नहीं था कि राज्य में एक्चुअल में घट क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये इस प्रकार की आप समझ सकते हो कि लापरवाही नहीं कर सकते। और उसमें भी अकबर का उत्तराधिकारी था। अकबर ने कितने बड़े भारत के क्षेत्र को अपने कदमों में रखा था, मेवाड़ को छोड़ के मोटा मोटा सारा ही कर रखा था, और दक्षिण के कुछ स्टेट को छोड़ के। तो जहांगीर के काल में ये हुआ। जहांगीर के काल की सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली बार मेवाड़ियों ने जहांगीर के साथ समझौता किया। 1615 में अमर सिंह और जहांगीर के मध्य संधि हुई थी, जिसे हम मेवाड़ मुगल संधि कहते हैं। हालांकि जहांगीर ने मेवाड़ के साथ में बड़ा सम्मानजनक व्यवहार किया था। जितनी भी जमीनें थी वापस लौटा दी थी संधि के बाद, वतन जागीर के रूप में। और बाकी स्टेट के साथ में जैसी संधियां की जाती थी वैसा नहीं किया था, मगर हाँ अधीनता स्वीकार करवा ली थी। जहांगीर के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी। इसके अलावा इस समय आप देखोगे तो सिख अहोम का मतलब असम से है, अहमदनगर के खिलाफ भी अभियान किए थे मगर सफल नहीं हुए। और जीवन के जब आखिरी काल आए तो जहांगीर के बेटे खुर्रम ने विद्रोह किया। खुर्रम को हम शाहजहां के नाम से बाद में जानने लगे। तो आप देखोगे तो ये रेड पेन वाले सारे के सारे वो बिंदु हैं जो उत्तराधिकारी के स्पष्ट नियम के अभाव में जो राजकुमारों ने विद्रोह किए थे उनको रेड पेन में दर्शाया गया है। तो क्योंकि जो सहदायद की प्रणाली थी, सहदायद का मतलब होता है ज्येष्ठ पुत्र राजा नहीं होगा, मतलब होगा ये कोई जरूरी नहीं था, बल्कि राजा की जितनी विरासत है वो भाइयों में बांट दी जाएगी। तो जब कोई नया शासक बनता था अपने भाइयों को प्रांतपति बना देता था। उपरांतपति बनने के बाद में उनकी महत्वाकांक्षाएं जागृत होती थी। वो राजा बनना चाहता था,
और सीधी टक्कर राजा से लेता था, मतलब बादशाह से लेता था। तो भाइयों के विद्रोह क्यों होते थे? भाई सिर्फ और सिर्फ बादशाह बनना चाहते थे। भाई बादशाह क्यों बनना चाहते थे? वो उनको लगता था कि जब ये शासक बन सकता तो हम क्यों नहीं बन सकते। ज्येष्ठ अधिकारी पुत्र को शासक बनने का ऐसा कोई नियम नहीं था तुर्क प्रणाली में। वो बांटते थे, वसीयत को बांटते थे, बांटने के बाद महत्वाकांक्षा जागृत हो ही जाती थी। तो इस वजह से भाइयों के विद्रोह होते थे। तो यही बात इसमें लिखी है कि जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है, जो बाद में शाहजहां कहलाया। और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास भी किए थे, लेकिन सफल नहीं हुई। तो नूरजहां का गजब प्रभाव जो है वो जहांगीर के ऊपर रहा है। और नूरजहां जुंटा कहते थे, पूरे की पूरा का पूरा एक गैंग बनाई हुई थी इनकी। तो जहांगीर का जो 22 वर्षों का शासन रहा वो कोई बहुत बढ़िया शासन नहीं रहा, ठीक है। अकबर की विरासत को संभाल के जरूर रखा था, कुछ क्षेत्रों को छोड़ दे तो। बाकी जहांगीर कोई बहुत अच्छा शासक नहीं कह सकते, ठीक है। कला वगैरह में काफी अच्छा था, उसको इन सारी चीजों में रुचि थी, लेकिन अगर उसके पिता से उसकी तुलना करें तो उसके सामने वो कहीं ठहरता नहीं था। 1627 के अंदर जहांगीर की डेथ हो गई। जहांगीर की डेथ के बाद में शासक कौन बना? शासक बनता शाहजहां, जो 1627 से 1658 तक शासक रहा। और 58 में उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के अंदर कैद कर दिया, सेवा करने वाला भी कोई नहीं था। और कई वर्षों बाद, लगभग मेरे हिसाब से 1665 के आसपास, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है शाहजहां की मृत्यु की, तो उस समय इसकी डेथ होती है। मतलब शाहजहां ने कैद खाने में भी 5-7 साल है वो बाद में गुजारे हैं, ठीक है। और शासक कौन बन गया था? पहले औरंगजेब बन गया था। पूरा उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, जैसे हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। शाहजहां का जो काल था ये काफी बढ़िया काल था। हालांकि इस समय कंधार हमेशा के लिए चला गया। हमेशा के लिए जाने का मतलब ये होता है कि इसके बाद कंधार का राज्य कभी भी मुगलों के पास में वापस नहीं आया। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है। इस समय बुंदेला जो थे, वीर सिंह बुंदेला, जिसने अबुल फजल की हत्या करवाई थी, ओरछा वगैरह, इन सारे क्षेत्रों पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। दक्कन में शाहजहां के अभियान कंटिन्यू जारी रहे और औरंगजेब को दक्कन में नियुक्त कर रखा था। इस समय खान जहां लोधी का विद्रोह भी हुआ था, जो काफी सशक्त विद्रोह था। हालांकि शाहजहां ने उसको पराजित भी कर दिया था, ठीक है ना। ये सारी चीजें इस समय भी थी। और इनके काल में, शाहजहां के काल में जो है वो कला स्थापत्य को छोड़ दें तो साम्राज्य विस्तार में कोई बहुत विशिष्ट कार्य नहीं हुए थे। तो देखिए इसमें इन्होंने क्या क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, कि अफगान खान जहां लोधी का विद्रोह हुआ था, ये काफी मजबूत विद्रोह था। कई बार प्रश्न आता है कि किस मुगल शासक के काल में खान जहां लोधी का विद्रोह फेमस हुआ था। और साथ साथ में इन्होंने बुंदेलों की हारवी ओरछा पर भी कब्जा कर लिया था। और शाहजहां के काल के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बल्ख अभियान भी आता है, उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान भी किया था, हालांकि सफल नहीं हुआ। और इस समय कंधार हमेशा के लिए चला गया था सफविदों के पास में, ईरानियों के पास हमेशा के लिए चला गया था। ये बात मैं बता रहा था ना आपको, कंधार भारत में कई बार आया गया है, लेकिन शाहजहां के काल में गया, उसके बाद वापस कभी नहीं आया, ठीक है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1632 में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी शाहजहां के काल की, ठीक है। और फिर 1657-58 में क्या हुआ कि दारा सिकों समेत तीनों भाइयों के बीच में एक प्रकार से उत्तराधिकारी की लड़ाई हुई और शेष जीवन जो था आगरा के किले में कैद में गुजरा। कौन कौन भाई थे? एक मुराद था जो सबसे छोटा था, और औरंगजेब था, ठीक है। इन दोनों ने गठबंधन कर लिया था। औरंगजेब ने मुराद को कहा कि अपन दोनों मिल जाते हैं, और मिलने के बाद में जैसे ही मैं शासक बनूंगा तो जो गुजरात का शासक बना लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसकी आंखें कटवा के बड़ी बुरी तरह से बाद में धीरे धीरे मरवा दिया था। दारा सिकों तो सबसे बड़ा था, और दारा सिकों जो है ये आगरा में रहता था, संस्कृत प्रेमी था, आध्यात्मिक व्यक्ति था। और आपके यूं समझ लीजिए कि शाहजहां ये चाहता था कि दारा सिकों शासक बने। शाहजहां के दिमाग में हमेशा दारा सिकों रहता था, और ये बात औरंगजेब को भी पता थी कि
अगर शाहजहां की डेथ हो गई और मैं अगर नहीं, औरंगजेब को तो हमेशा शाहजहां अपने राज्य से दूर रखता था, तो दारा सिक्को जो है वो औरंगजेब नहीं चाहता था कि दारा सिक्को शासक बने, और शाहजहां ने 60,000 का मनसब दारा सिक्को को दे रखा था, अपने राजधानी में अपने पास में रखा था दारा सिक्को को। ठीक है, तो इस तरह से उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, 4 भाई थे ये, और फिर अंत में जीता कौन? औरंगजेब। तो ये 1658 में फिर शाहजहां की बाकी की जिंदगी आगरा में कैद हुई, वहां पे इसकी बेटियों ने इसकी सेवा की थी शाहजहां की। ठीक है, अब बनता है औरंगजेब शासक, ये आप देख लेना एक बार उसको। ठीक है, औरंगजेब का शासन रहता है 1658 से लेकर 1707 तक, मुगलों में सबसे बड़ा शासन माना जाता है। ठीक है, तो मुगलों के अंदर सबसे अधिक समय तक शासन का जो कार्य किया वो किया औरंगजेब ने। बड़ा धर्मांध शासक माना जाता है, कट्टर इस्लामिस्ट शासक माना जाता है, और काफी ईमानदार शासक भी माना जाता है। ठीक है, धर्मांध बहुत था, और ये व्यक्ति सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक उस पीढ़ी का व्यक्ति माना जाता है जो सबसे कट्टर शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो इसके काल में आप देखोगे तो लास्ट में इसके काल में भी इसके बेटों ने, अकबर द्वितीय ने विद्रोह किए थे। तो इनके विद्रोह है वो राजकुमारों के, पारिवारिक लोगों के विद्रोह कंटिन्यू चलते रहे। तो अब आगे देखो क्या हुआ इस काल में। 1663 में अहोम पराजित हुए, उन्होंने 80 में पुनः विद्रोह कर दिया था, और इनको है वो यूसुफजई पठान और सिखों के विरुद्ध अभियानों में अस्थायी सफलता मिली थी। मारवाड़ के राठौड़ उस समय जसवंत सिंह थे, आपको पता होगा। जसवंत सिंह को उत्तर पश्चिम में भेजा था, जहाँ जमरूदों में जसवंत सिंह की डेथ हो गई थी। जसवंत सिंह की डेथ के बाद में मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित करके इंद्र सिंह को बेच दिया था। तो मारवाड़ के जो राठौड़ थे वो सारे के सारे औरंगजेब के खिलाफ थे। ठीक है, तो मारवाड़ के राठौड़ मुगलों के खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे, जिसका मैंने कारण बताया आपको। ठीक है, ये एक भाई का नाम रह गया क्या, ये शाह सूजा था। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, इसको तो अपन पढ़ भी नहीं रहे थे ना। हाँ, तो ये सबसे बड़ी कमी मानी जाती है औरंगजेब की कि इसने क्या किया, राजपूतों को साथ ले जाने की नीति नहीं अपनाई। जैसे अकबर बड़ा समझदार शासक था, उसको पता था कि भारत में अगर ग्रो करना है, भारत में अगर राज्य विस्तार करना है, भारत में अगर शांति बनाए रखनी है, अफगानियों से लड़ाई करके रखनी है, मतलब अफगानियों को अगर दबा के रखना है, तो राजपूतों का साथ जरूरी है। अगर राजपूतों को साथ लेके नहीं चलोगे तो होगा क्या, आपकी पूरी एनर्जी राजपूतों पे लगी रहेगी, आप अफगानियों को टक्कर ठीक से नहीं दे पाएंगे, और राज्य में हमेशा अशांति रहेगी। विद्रोह को दमन करने के लिए भी आपके पास ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी पूरी ताकत राजपूतों में लग जाएगी। इससे बेहतर है राजपूतों से दोस्ती कर लो। तो होगा क्या, होगा ये कि राजपूतों की तरफ से निश्चिंत हो जाओगे, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, आप राज्य का विस्तार कर सकते हैं, आप अफगानियों का आराम से दमन कर सकते हैं, आप विद्रोहों का दमन कर सकते हैं, क्योंकि आपको राजपूतों की तरफ देखने की भी आवश्यकता नहीं। अकबर ने ये नीति अपनाई थी सुलह कुल की। उसको पता था कि मुगल साम्राज्य के स्थायित्व, साम्राज्य विस्तार, शांति बनाए रखने के लिए राजपूतों का साथ जरूरी। ये प्रश्न कई बार आता है कि अकबर की सुलह कुल की नीति के पीछे उद्देश्य क्या थे। तो पहला उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार, अफगानियों के विरुद्ध एक प्रकार से अभियान करने और अफगानियों का दमन करने में ये बहुत ज़रूरी था। अगर राजपूतों को खिलाफ रखोगे तो राजपूत अफगान गठबंधन बन जाता था। और तीसरा, राज्य में शांति बनाए रखने के लिए भी राजपूतों के साथ अच्छे संबंध जरूरी थे। औरंगजेब ने ये गलती करी, औरंगजेब ने ये काम नहीं किया, और इसका परिणाम क्या निकला, मुगल काल समय से पहले ही खत्म हो गया। तो हुआ क्या यहाँ पे कि मराठा, देखो मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध
मुगल अभियान प्रारंभ करे इन्होंने औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया, आगरा में कैद किया शिवाजी में हम पढ़ेंगे आगे। तो इसका परिणाम क्या निकला, राज्य में अशांति बनी रही और राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। मराठा और दक्कन की सल्तनत का इनको सहयोग और मिल गया और बाद में वो ईरान भाग गया था। ठीक है, अकबर के विरुद्ध विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध ये औरंगजेब की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। अकबर ने भी दक्षिण में अभियान किए थे, लेकिन अकबर ने क्या किया, बड़ी समझदारी दिखाते हुए दक्षिण से टैक्स वैक्स लेके उनको छोड़ दिया उनके भरोसे। कुछ क्षेत्र राज्यों को, खानदेश, बरार, बीदर को छोड़ के बाकी सभी को उनके भरोसे रखा। इसने क्या किया, औरंगजेब ने बीजापुर, गोलकुंडा जैसे क्षेत्र उनको अपने अधीन कर लिया, जिससे क्या हुआ, वहां की जनता ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। वहां विद्रोह हुए, इनकी सेना वहां लगी रही, पूरी ताकत वहां लगी रही, बाकी सारे क्षेत्र इनके हाथ से निकलते रहे, राज्य में अशांति भी। तो एक कोई दूरदर्शी निर्णय नहीं था। दक्षिण को सीधे नियंत्रण में लाने की जो भूल थी औरंगजेब की, वो मुगल सत्ता को समय से पहले खा गई। हालांकि हर वंश जिसका उत्थान होता है उसका पतन होता है, ये तय है, लेकिन ऐसे शासकों के कारण पतन समय से पहले हो जाता है। इस कारण जब मुगल साम्राज्य के पतन की बात आती है तो उसमें औरंगजेब का अहम योगदान माना जाता है। ऐसा नहीं कि औरंगजेब नहीं होता तो मुगल सत्ता का पतन नहीं होता, पतन तो होना ही था एक न एक दिन, लेकिन जो 100 साल बाद होता वो 100 साल पहले हो गया। तो औरंगजेब ने ऐसे ऐसे कांड कर लिए कि पीछे कोई ऐसा मजबूत उत्तराधिकारी था ही नहीं जो संभाल सके। परिणाम ये निकला कि मुगल सत्ता खत्म हो गई 1707 में। 1707 के बाद मुगल शासक तो थे, लेकिन सत्ता नहीं थी इनके पास में। फिर रीजनल पावर ताकतवर हुआ, बंगाल, अवध, हैदराबाद, निजाम, ऐसे। और रीजनल पावर ताकतवर हुआ और अपनी अपने क्षेत्रों में उन्होंने स्वतंत्रता घोषित कर दी। और ये मौका मिला यूरोपियंस को, ब्रिटेन वगैरह उनको। अब ये रीजनल पावर में एकता नहीं थी और यूरोपियन कंपनीज ने इसका फायदा उठाते हुए एक एक को पराजित कर करके, किसी के साथ संधियां करके, किसी को युद्ध से हरा के और पूरे भारत को अपने कदमों में डाल दिया। और जब ये अंग्रेज भारत को जीत रहे थे उस समय ये मुगलों का एक शासक बनाते रहते थे, और जिसे हम उत्तर मुगल कालीन शासक कहते हैं, जिनके पास में सत्ता नहीं थी। इसलिए मुगलों का जब काल आता है तो 1707 तक की, 1526 से 1707 के बाद नाम मात्र के शासक थे, जिनके पास में कोई पावर नहीं थी। वो सब रीजनल पावर पे डिपेंड हो गई थी। रीजनल पावर पहले भी थी, लेकिन औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासकों ने रीजनल पावर को कभी भी ऊपर उठने नहीं दिया, हमेशा दबा के रखा। औरंगजेब के बाद में कोई ऐसा मुगल शासक था नहीं जो रीजनल पावर को दबा सके। रीजनल पावर मतलब क्षेत्रीय शक्तियां। आप पाठ पढ़ते हो ना आधुनिक भारत में, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। वो उदय इसी कारण हुआ था कि केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई थी। और क्षेत्रीय शक्तियों में बंगाल से लेके, हैदराबाद से लेके, पंजाब से लेके, राजपूताना से लेके, अवध से लेके आप देखोगे तो बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियां थी, रोहिलखंड से लेके। और ये क्षेत्रीय शक्तियां आजाद हो गई। अब अंग्रेज उस समय तक भारत में स्थापित हो चुके थे और अंग्रेजों को लगा कि क्षेत्रीय शक्तियों को अपन एक एक को आराम से पराजित कर सकते हैं, इनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है नहीं। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने आपके प्लासी के युद्ध से काम शुरू किया और देखते ही देखते कंपनी ने क्षेत्रीय शक्तियों को वो खा गए, कोई सहायक संधियां करके, कैसे रिंग फेंस की नीतियां वगैरह, ऐसी सारी नीतियों से, और भारत पर उनका वर्चस्व स्थापित हो गया, जो क्रांति तक चलता रहा। क्रांति के बाद ब्रिटिश वर्चस्व बना रहा, जो 1947 तक चलता रहा, और फिर संसद और संविधान के जरिए शासित होना शुरू हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अकबर के पश्चात औरंगजेब ने दक्षिण के विद्रोह किए, दमन अभियान किए। ये बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल राज्य में मिलाया। ये इसके काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और ये मुगलों के पतन का कारण भी माना जाता है, क्योंकि इसके कारण ही पूरी अव्यवस्था हुई। कैसे भी इनके दमन के लिए इन्होंने जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसमें चेंजेस किए, मशरूत प्रणालियां लेके आए, बिना जात बढ़ाए सवार संख्या बढ़ाई गई और भूमि दी गई, क्योंकि जितने मनसबदार अधिक होंगे भूमि अधिक दी गई। खालसा भूमि कम पड़ गई, खालसा भूमि कम पड़ने से रेवेन्यू कम पड़ गया, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, उत्तर भारत में भी सिखों ने, जाटों ने, सतनामियों ने, ये सारे विद्रोह का भी इनको सामना करना पड़ा।
और इसकी मृत्यु के बाद में वापस उत्तराधिकारी युद्ध भी शुरू हो गया था। तो ये सारे के सारे किए और इसके बाद औरंगजेब के बाद है वो मुगल राज्य समाप्त हो गया और बाद में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। और इस समय मुगल जो शासक बने वो पावरफुल शासक नहीं थे, उनके पास में सत्ता नहीं थी और वे शासक हम उत्तर मुगल कालीन शासक के नाम से जानते, जिसमें बहादुर शाह प्रथम था और उसके बाद में जहांगीर शाह था, फर्रुख सैयद था, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, ये सारे नाम आते हैं, आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये मुगल शासक थे सारे के सारे। और आप देखोगे तो ये अकबर का शासन देख सकते हो, पूरा ये क्षेत्र अकबर के अधीन उस समय हुआ करता था। तो ये बात थी इस समय। ठीक है, तो ये मुगल सैन्य अभियान थे जो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए उत्तराधिकारी की मुगल परंपरा, ये छोटा सा पॉइंट है, इसको अपन देख लेते हैं, फिर अपन आगे की बातें कल करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया ना कि ये जितनी भी रेड वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये वो बिंदु हैं जो उत्तराधिकारी की परंपराओं के कारण उत्पन्न हुआ। ठीक है ना, उत्तराधिकारी की परंपराओं के कारण कैसे उत्पन्न हुआ, मतलब उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं होने के कारण ये सारी चीजें हुई और यहाँ पे जो है वो आपके विद्रोह हुए थे। ठीक है, हुआ क्या था, अब आप इसको समझना। मुगलों की उत्तराधिकारी परंपराओं में आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात ये ध्यान रखनी है कि मुगलों में ज्येष्ठ पुत्र ही शासक होगा ऐसा कोई नियम नहीं था। मुगलों ने तुर्क तैमूर की जो प्रणाली थी, शहदायाद, ये प्रणाली अपनाई थी, जिसके अंतर्गत किसी भी शासक की जो वसीयत थी, जो जमीन, जो विरासत थी, जो राज्य था, वो अपने भाइयों में बांट दिया जाता था। और इसके कारण विद्रोह होते थे, क्योंकि फिर भाइयों में महत्वाकांक्षा जागृत होती थी राजा बनने की और वो विद्रोह कर देते थे। तो विद्रोह के कारण यही थे सारे के सारे। तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि मुगलों में ज्येष्ठ पुत्र के शासक या उत्तराधिकारी बनने का नियम नहीं था, बल्कि तुर्क प्रणाली पर आधारित शहदायद का नियम था। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कथन ऐसा आ जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। शहदायद का नियम था और जिसके अंतर्गत भाइयों में राज्य को बांट दिया जाता था, जिसके अंतर्गत राज्य का विभाजन भाइयों के मध्य कर दिया गया था। कर दिया जाता था। ठीक है, इस कारण मुगल काल में राजकुमारों के या भाइयों को जनरली मिर्जा, हाकिम ऐसे कहते थे, भाइयों के विद्रोह हुए। और ये विद्रोह की जो सूची है
वो जो लाल पेन में लिखे हुए वो सारे के सारे भाइयों के विद्रोह है, इसलिए वो टेबल जरूरी थी। तो भाइयों के विद्रोह के पीछे यही कारण होता था कि कोई उत्तराधिकारी का स्पष्ट नियम नहीं था, और स्पष्ट नियम के अभाव में ये सारी चीजें होती थी। तो उत्तराधिकारी की मुगल परंपराओं में आपको ये बात बढ़िया तरीके से याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए हम ये सारे पॉइंट कर चुके हैं, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर कल हम इस टॉपिक को पूरा कर देंगे, जैसे मनसबदार जागीरदार, जब्त जागीरदार, और 17वीं शताब्दी में और उसके बाद के मुगल साम्राज्य, मतलब वो जो उत्तर मुगल कालीन शासक जो मैंने कहा, वो सारा पॉइंट आएगा इसमें। देखो अब अपन अंत में आते हैं, मुगलों के अन्य शासकों के साथ क्या संबंध रहे। देखिए मुगलों के मोस्टली उस समय जब मुगल आए थे तो अफगानियों की तो सत्ता इन्होंने छीन ली, अब बचा कौन, राजपूत। तो मुगलों के उस समय जो सबसे बड़े कंटेंडेंटर कह सकते हो, या सबसे बड़े जो आप कह सकते हो ये जो विरोधी थे, वो उस समय कौन थे, राजपूत शासक थे। और राजपूत शासकों के साथ में इन्होंने क्या किया, हर शासक की अलग पॉलिसी रही। जैसे अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई, और जनरली एक परंपरा जो रही वो ये थी कि राजपूतों के साथ में इन्होंने या तो वैवाहिक संबंध कर लिए, और कोई राजपूत नहीं माना तो उन्होंने उसके साथ में युद्ध किए थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि मुगल जब भारत में स्थापित हो रहे थे उस समय अधिकांश शासक राजपूत थे। अधिकांश राजपूतों ने मुगलों से संधियां करी, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हम अगर इसका एनसीईआरटी के तौर पे देखें तो दो उदाहरण एनसीईआरटी देता है। जैसे जहांगीर की माता कछवाह थी, मरियम उज़्ज़मानी तो उपाधि थी, और शाहजहां की माता राठौड़ थी। तो कुल मिला के बात ये है कि हालांकि इसमें मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि एक अभी राजस्थान इतिहास में पढ़ा जाएगा, यहाँ पे बहुत अधिक है नहीं। ये दो उदाहरण मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये 2 पॉइंट है वो लिखे हैं, तो वही बिंदु मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, और जिन राजपूतों ने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए उनके साथ में संघर्ष भी हुए। मेवाड़ जैसे कुछ राजपूत राज्यों ने संघर्ष किए। ठीक है, तो कईयों ने फिर संघर्ष भी किए, हालांकि फायदा कुछ भी नहीं था संघर्ष का। फायदा क्यों नहीं था,
क्योंकि राजपूतों के पास में जितनी सेना होती थी, जितना रिसोर्सेस थे, मुगलों के पास में उससे कई गुना अधिक थे। तो अगर वो संघर्ष करेंगे तो अल्टीमेटली होगा ये कि उनको ही लॉस होना था। मुगलों को पराजित तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि मुगलों के पास में 5-5, 7-7 लाख की सेनाएं थी। अब उस सेना का वो सामना करेंगे तो जनता तो भूख मरेगी, सैनिक मारे जाएंगे, जान माल की हानि होगी, अल्टीमेटली मिलना कुछ नहीं था। मेवाड़ के साथ में स्थितियां थोड़ी अलग थी, क्योंकि वहाँ जियोग्राफिकल टेरेंस जितने भी है, भौगोलिक जो प्रतिकूलताएं थी, वो मेवाड़ियों के पक्ष में थी, वो लड़ सकते थे, लेकिन खूब लड़े। 1615 में अल्टीमेटली इनको भी समझौता करना पड़ा। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें चली। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।